नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप की इस चैनल में। हम लोग सामान्य अध्ययन विशेषांक के तहत पॉलिटी सेक्शन को कवर कर रहे हैं और पॉलिटी में हम लोगों ने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिया है। चौथा पार्ट आज हम लोग कवर करेंगे। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये चौथे पार्ट में हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ को समझेंगे। अब तक हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स को समझा है। अधिकतर आप लोगों ने प्रधानमंत्री महोदय जब भी चर्चा करते हैं तो इस बात का जिक्र करते हैं कि यदि हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो हमें अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी समझना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी हम लोग के मौलिक कर्तव्य क्या हैं, राष्ट्र या राज्य हमसे किस प्रकार की कर्तव्य की अपेक्षा करता है। आइए उसका अध्ययन करते हैं और उन अपेक्षाओं से आयोग हमसे क्या अपेक्षा करता है, किस प्रकार के प्रश्न पढ़ता है, दोनों ही दृष्टिकोण से हम लोग आज इसका अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य से संबंधित भाग 4 क की किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में समाविष्ट किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे समाविष्ट किया गया। क्या नागरिकों के मूल कर्तव्यों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित किया जाता है? तो मूल कर्तव्य को न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को माता पिता का या संरक्षण का बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य है? तो अनुच्छेद 51 क 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर देने के लिए अपेक्षा करता है। किससे? माता पिता या उसके संरक्षक से। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षा को संविधान में किस सूची में से रखा गया है? तो ये संवर्ती सूची में रखा गया है। शिक्षा को संवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना भारत में है मौलिक कर्तव्य में। अगला प्रश्न है, हमारे पास क्या क्या मौलिक कर्तव्य हैं, इनको देखते हैं। प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना ये मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। अगला प्रश्न, किस समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? तो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य को लिया गया है। मूल कर्तव्यों के उल्लंघन की स्थिति में दोषी व्यक्ति को दंड की व्यवस्था कैसे की जाती है? तो संसद द्वारा विधि बनाकर उसको दंड दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है? ये विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य के मैटर में 1986 में ये मुद्दा हुआ था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान के प्रति आदर के लिए क्या आवश्यक है? मात्र आदर पूर्वक खड़े रहना ये राष्ट्रगान का रिस्पेक्ट समझा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना तथा उनका पालन करना किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों का मूल कर्तव्य है? तो ये अनुच्छेद 51 क के ख में इस बात का विवरण है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 है। अनुच्छेद 51 क के ग में नागरिकों का मूल कर्तव्य क्या बताया गया है? तो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना तथा इसे अक्षुण्ण बनाए रखना ये 51 क के ग में दिया गया है। किस अनुच्छेद में आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना नागरिकों का कर्तव्य बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 51 क के घ में इस बात का है कि यदि आह्वान किया जाए तो आप अपने राष्ट्र की सेवा के लिए आगे आएं। इस बात ये आपसे ऐसे कर्तव्य की राष्ट्र अपेक्षा करता है। और किस अनुच्छेद में इस तरह इसका प्रबंध किया गया है? तो ये अनुच्छेद 51 क के घ में। अगला प्रश्न है, स्त्री के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिक का कर्तव्य है? अनुच्छेद 51 क के अंग में इस बात का प्रबंध है। भारतीय नागरिकों से देश की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझने तथा उसका परिरक्षण करने की अपेक्षा की गई है। अनुच्छेद 51 क के च में। कर प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, उसका संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दयावान रहना किस अनुच्छेद के अधीन नागरिकों का कर्तव्य है? तो यह अनुच्छेद 51 क के 6 में इस बात का उल्लेख किया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के हेतु प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता अनुच्छेद 51 क के ट में जोड़ा गया? तो ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। कल के लेक्चर में जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के ही तहत 21 के क में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना ये उनका मौलिक कर्तव्य बनाया गया। और ये माता पिता का कर्तव्य क्या है?
कि वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता दें। अगला टॉपिक है संघ की कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। इसमें सबसे पहला पार्ट है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति, कौन सा अनुच्छेद यह उपबंध करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 52 में इस बात की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होने वाले व्यक्ति की क्या अर्हताएं होनी चाहिए? तो पहला है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा है 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए, तीसरा है लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रहनी चाहिए, चौथा अनिवार्य शर्त है उसे कोई लाभ का पद धारण किए हुए नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? याद रखिएगा, यह प्रश्न किसी भी प्रकार की परीक्षा में, चाहे वो यूपी SSSC हो, यूपी PCS हो या किसी अदर स्टेट के PCS एग्जाम या RO ARO एग्जाम में, इस प्रश्न की विभिन्न तरह के अलग अलग तरीकों से पूछे जाने की प्रासंगिकता हमेशा बनी रहती है, इसलिए इस बात को गौर से देख लीजिएगा। सबसे पहले उसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा? संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इसमें मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। PCS जैसे एग्जाम में या RO ARO एग्जाम में कई बार स्टेटमेंट में निर्वाचित सदस्य की जगह सदस्य लिख देगा, गलत हो जाएगा। उस सदस्य में मनोनीत सदस्य भी आ जाएगा। हमेशा जब भी सदस्य हो तो वो निर्वाचित सदस्य हो। अगला पॉइंट है राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी राज्य की विधानसभाओं में भी निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं। जैसे राज्यसभा में मनोनीत सदस्य 12 हम लोग पढ़ चुके हैं इस बात को, वो वोट नहीं करते हैं। इसी प्रकार दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। याद रखिएगा, इन यहाँ पर क्या है? विधानसभाएं हैं, ठीक है, इन संघ राज्य क्षेत्र में, इसलिए दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति पर होता है? तो यह आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला प्रश्न है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली निर्वाचन प्रक्रिया में क्या सुनिश्चित करती है? तो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं संघ क्षेत्र पांडिचेरी की विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया था? तो यह 70वां संविधान संशोधन करके दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया था। राष्ट्रपति के निर्वाचक संबंधी अधोलिखित कथन सत्य है। पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह अपने पद पर बना रहेगा। अंतिम चौथा पॉइंट है निर्वाचक मंडल की अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा। अगला प्रश्न है संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है? तो वो संसद के द्वारा लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्त की दशा में रिक्त भरने के लिए निर्वाचन आवश्यक हो जाना चाहिए? तो रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर। अगला प्रश्न है अधोलिखित सभी कथन सत्य हैं, तो इनकी जांच कर लेते हैं हम लोग। राष्ट्रपति या राज्यपाल की शासकीय कार्यों की के लिए विधिक कार्रवाई से उन्मुक्ति है, यानी अनुच्छेद 361 में, यानी अनुच्छेद 361 में इस बात की व्यवस्था है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाई से उनकी उन्मुक्ति है। ठीक है। अगला कथन है कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता है। अगला बिंदु है राष्ट्रपति या राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्रवाई लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना देना आवश्यक होगा। अगला बिंदु है मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत नहीं है। अनुच्छेद 74 के 2 में इस बात का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है, बात सही है। राष्ट्रपति भी संसद का पार्ट होता है और जब तक राष्ट्रपति उस पर सहमति नहीं दे देगा तो वो कानून नहीं बनेगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए आवश्यक न्यूनतम कोटा कैसे निर्धारित किया जाता है? तो न्यूनतम कोटा का फॉर्मूला होता है कि कुल वैध मत हो उसका डिवाइड बाई 2 होगा और जो रिजल्ट आएगा उसमें +1 कर दिया जाएगा, वही हमारा न्यूनतम कोटा कहलाता है। और इसी न्यूनतम कोटे के आधार पर जिस उम्मीदवार को ये न्यूनतम कोटा प्राप्त होता है वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है। किसी भी राज्य या संघ क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है? तो किसी राज्य की विधानसभा के एक सदस्य का मत बराबर होता है राज्य या संघ क्षेत्र की कुल जनसंख्या
बटा में विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या गुणे 1000। ठीक है, इस कैलकुलेशन से किसी राज्य की विधानसभा के एक सदस्य के मत मूल्य का आकलन किया जाता है। अगला प्रश्न है, संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है। अब तक हम लोग राज्य के विधानसभा सदस्यों का देख रहे थे, अब हम लोग संसद के निर्वाचित सदस्यों के मतों का संख्या ज्ञात करेंगे। तो प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों की जो मतों की संख्या है वो संसद में, यानी संसद सदस्यों के मतों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है, समस्त राज्यों तथा संघ क्षेत्रों की समस्त विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल योग, यानी जो अभी हम लोगों ने इसके पहले जो सदस्यों का एक सदस्य का मत निकाल रहे थे, उसी प्रकार उस क्षेत्र के जितने भी संसद विधायक हैं उनके मतों का कुल योग बटा में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दे देते हैं, तो हमारा संसद के एक सदस्य का वैल्यू निकल जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में किस विधानसभा सदस्य का मतमूल्य ज्ञात करने के लिए जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा अभिनिश्चय किया गया है। ये 1971 की जनगणना को अभिनिश्चय किया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संबद्ध समस्त विवादों का निपटारा कौन करता है, तो ये उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 71 के तहत करता है। किसी संविधान संशोधन द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव की वैधता को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 में वर्णित निर्वाचक मंडल पूर्ण नहीं है या उसमें कुछ सदस्य रिक्त हैं। ये 11वें संविधान संशोधन द्वारा इस बात को शामिल किया गया कि अगर निर्वाचक मंडल पूर्ण नहीं है, कोई अनुपस्थित है, तो इस आधार पर आप राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के इलेक्शन को आप चुनौती नहीं दे सकते हैं, न ही उसको टाला जा सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 11वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा, तो 50 निर्वाचकों द्वारा आवश्यक है। राष्ट्रपति का पदावधि कितने वर्ष तक के लिए अभी निर्धारित किया गया है, तो ये 5 वर्ष तक के लिए है। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनर्निर्वाचन यानी री इलेक्शन हेतु योग्य है, तो वह अनुच्छेद 57 यानी अनुच्छेद 57 के तहत इस बात का है कि कोई राष्ट्रपति फिर से री इलेक्ट होकर राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र किसे संबोधित किया होता है, तो वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है, तो आर्टिकल 61 यानी अनुच्छेद 61 के तहत हम राष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग लगाते हैं। व्यक्ति क्रम के अनुसार भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन थे, तो श्री रामनाथ कोविंद जो हैं वो व्यक्ति के क्रम के आधार पर 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। महाभियोग का प्रस्ताव संसद की किस सदन द्वारा लाया जाता है, तो संसद के किसी भी सदन द्वारा जो है महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के लिए प्रस्ताव पर अभियोग लाने वाले सदन के कुल सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है, तो ये 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। क्या कह रहा है इस प्रश्न में कि यदि कोई राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आ रहा है तो वो जिस सदन में आ रहा है उनके कुल सदस्यों का 1/4 सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए उस प्रस्ताव पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है। कथन क्या कर रहा है कि सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है। ये बात सत्य है कि सर्वोच्च कमांडर सुरक्षा बलों के कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तीनों प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं, तो ये बात गलत है। ये अनुच्छेद 53 के 2 में इस बात का उल्लेख किया गया है। एक बात हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान को इस प्रकार से बनाया कि हमारे संविधान में किसी भी व्यक्ति को या किसी भी संस्था को अनलिमिटेड पावर नहीं है, वो लिमिटेड पावर है और उसे चेक एंड बैलेंस करने की शक्ति भी निहित है। यानी राष्ट्रपति को भी कोई असीमित शक्ति नहीं है, उनको भी जो है लिमिटेड ही पावर है। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, तो अनुच्छेद 108 में इस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक आहूत करेंगे। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, तो ये विधायी अधिकार है। अब एक बात आप यहां से कोरिलेट करिए, हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में अध्यादेश संबंधित बातों का उल्लेख किया था। जब गवर्नर जनरल यानी कि जब वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति की बात हुई थी, तो वो 1861 के चार्टर के तहत 1861 के अधिनियम के तहत हुआ था। और याद रखिएगा कि उस समय मैंने इस बात का उल्लेख किया था, आप प्रीवियस वीडियो चलाकर देख लीजिएगा कि राष्ट्रपति महोदय को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा दी गई है। ठीक है, वायसराय को 1861 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति और राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्राप्त हुई है।
ठीक है। अब ये किस प्रकार की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो ये विधायी शक्ति है। और अगर ये आपसे पूछ देगा कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो ये 1, 2, 3 में यानी 123 अनुच्छेद में इस बात का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, तो अनुच्छेद 53 के तहत। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर धारण करता है, तो वो पद धारण की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न होता है। बात सही है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न होता है, इलेक्टेड है, अप्रत्यक्ष तौर से ही सही, लेकिन भारत के राष्ट्रपति इलेक्टेड है, ठीक है, तो इसी तरह से भिन्नता है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, ये बात बिल्कुल भी गलत है। क्यों गलत है, इसके बाद देखिए, वहां पर प्रेसिडेंशियल रूल है, कहां पर, अमेरिका में, इस बात का हम लोगों ने उल्लेख किया हुआ है, वहां राष्ट्रपति ही मेन होता है, जबकि भारत का राष्ट्रपति कि अब इसमें दिया है कि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन का वंशानुगत है, और इस कारण का उल्लेख किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली थी, तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी हटाया जा सकता है, तो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 के द्वारा, और ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जिस सदन में लाया जाएगा उस सदन में प्रस्ताव के ऊपर उस सदन के सदस्यों की संख्या का 1/4 सदस्य को उसमें प्रस्ताव पर सिग्नेचर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है, परंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है राज्य की विधानसभाएं। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन जब उन पर महाभियोग चलाया जाएगा तो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों की कोई भूमिका नहीं होगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन ग्रहण करेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनका पदभार ग्रहण करेंगे। भारतीय इतिहास में कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद भार ग्रहण करने वाले एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो वो न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला जी हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है, तो भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत किस चीज की शक्ति है, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इस प्रश्न का उल्लेख मैंने वहीं पर कर दिया था पहले ही बिंदु में। राष्ट्रपति के रूप में सबसे लंबी अवधि तक तथा सबसे कम अवधि तक कार्य किया वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि तक 1950 से 62 तक, और सबसे कम अवधि तक डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 1 वर्ष 11 माह तक किया। यानी सबसे लंबे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सबसे छोटे अवधि तक काम किया डॉक्टर जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संघीय मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं, तो वो अनुच्छेद 14 में इस बात का अनुच्छेद 74 में इस बात का उल्लेख है कि राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह जो है उसको मानने के लिए बाध्य है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, तो अनुच्छेद 160 में इस बात का उल्लेख है। भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने जिस एकमात्र मामले में अपने जेबी वीटो पावर का प्रयोग किया था वो किस मामले में किया था, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक के मामले में। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कितने दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है, तो 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया कि राष्ट्रपति के पदावधि की समाप्ति से पूर्व वो चुनाव करा लेना चाहिए, तो ये किसमें किया है, इन री प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर यथासंभव कितने समय के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए, तो 6 माह के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण तक उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है, तो उपराष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में कुल मतदान के कितने हिस्से से कम मत प्राप्त प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त हो जाती है, तो 1/6 अगर से कम है तो उनकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। यदि एक संसद द्वारा अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है, तो पद ग्रहण की तिथि से उसका स्थान रिक्त समझा जाएगा। ये अनुच्छेद 59 में इस बात का उल्लेख किया गया है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और लोकसभा अध्यक्ष एवं महान्यायवादी में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, तो महान्यायवादी, जो अनुच्छेद 76 यानी 76 में उल्लेख है महान्यायवादी का, इन सभी लोगों में महान्यायवादी
राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर धारण रहते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने समय पश्चात लागू हो जाना चाहिए? तो 6 सप्ताह बाद लागू हो जाना चाहिए। किस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के बगैर लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? तो धन विधेयक को बिना राष्ट्रपति की अनुमति के आप लोकसभा में इसको प्रस्तावित नहीं कर सकते हैं। किस विधेयक संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के नाम निर्देशन को समाप्त कर दिया गया है? यानी कि अब न तो राष्ट्रपति महोदय लोकसभा में और न ही राज्यपाल महोदय राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत कर पाएंगे। इस व्यवस्था को 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है और वह तिथि है 25 जनवरी 2020 से। ये याद रखिएगा, इस समय अधिकतर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये संविधान संशोधन याद रखना है, 104वां संविधान संशोधन है और किस तिथि से ये लागू है, यानी कि 25 जनवरी 2020 से। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का नाम निर्दिष्ट करते हैं? तो वो 12 सदस्यों का नाम अनुच्छेद 80 के आधार पर निर्दिष्ट करते हैं। ठीक है, इस विषय पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। किस वाद में उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने के कारणों की जांच नहीं कर सकते हैं? तो वो लक्ष्मी नारायण बनाम बिहार राज्य के मैटर में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि न्यायालय राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने के कारणों की जांच नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। संसद का सत्र आहूत करना एवं सत्रावसान करना, लोकसभा का विघटन करना, प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करना तथा संसद के किसी सदन को संदेश भेजना राष्ट्रपति की किस शक्ति के अंतर्गत आता है? तो ये विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी कि ये जितनी भी हम लोगों ने शक्तियों के बारे में उल्लेख किया, ये सब राष्ट्रपति की शक्ति है और किस शक्ति के तहत ये राष्ट्रपति को मिली है? ये विधायी शक्ति के तहत मिली है। ठीक है, ये तमाम शक्तियां किस राष्ट्रपति की कैसी शक्ति हैं? विधायी शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। यानी अप्रत्यक्ष मतदान का मतलब क्या है यहाँ पे? कि जनता यानी भारत के लोग प्रत्यक्ष तौर पर अपने राष्ट्रपति को नहीं चुनते हैं, बल्कि अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से चुना जाता है। इसीलिए मनोनीत सदस्यों का द्वारा भाग नहीं लिया जाता है। जनता द्वारा जिन सदस्यों को निर्वाचित किया गया है वही सदस्य राष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे, ताकि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तौर पर निर्वाचित वो माने जाएं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए कब पात्र नहीं होता है? जब वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन अर्थात विधान परिषद का सदस्य हो। ठीक है, क्योंकि विधान परिषद में कोई भी सदस्य निर्वाचित होकर नहीं आता है, वो सभी लोग क्या है? अप्रत्यक्ष तौर पर आते हैं। यानी कई जगहों पर विधान परिषद भी नहीं है, तो यानी विधान सभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वही केवल राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। यदि मुख्यमंत्री विधान परिषद के सदस्य के नाते मुख्यमंत्री बने हैं तो वो मत नहीं दे सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। अगला प्रश्न है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल के अनुसार कि चौथे राष्ट्रपति का कार्यकाल कौन सा है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल चौथा है और व्यक्ति के क्रम के अनुसार बीवी गिरी है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस प्रांत से थे? तो बिहार प्रांत से थे और सबसे ज्यादा अवधि तक राष्ट्रपति रहने के लिए भी इनका नाम आता है। 2 अवधि के लिए राष्ट्रपति आगे अगले प्रश्न में उल्लेख है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। अब तक राष्ट्रपति के निर्वाचित होने से पूर्व कौन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन नहीं रहे? ठीक है, तो इस लिस्ट को देख लीजिए। अधिकतर ये प्रश्न पूछा जाता है और बहुत साधारण सा प्रश्न है, फैक्चुअल प्रश्न है और ये गलत कर देते हैं कई लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये उपराष्ट्रपति नहीं रहे। नीलम संजीवन रेड्डी उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं निर्वाचित होने से पहले। ठीक है, यानी राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले ये उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं थे, जिन नामों का उल्लेख किया जा रहा है। फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रणब मुखर्जी, वर्तमान के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ये सभी व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं थे। ठीक है, अब हमारे पास राष्ट्रपति महोदय से संबंधित नामों की लिस्ट है और उनकी विशेषताएं और कार्यकाल का उल्लेख है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कार्यकाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मैं राष्ट्रपति का नाम और उनकी विशेषताओं का उल्लेख कर दे रहा हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति और सबसे ज्यादा अवधि तक राष्ट्रपति रहने का इनकी विशेषता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। ठीक है, और बाद में ये राष्ट्रपति भी बने।
तीसरे नंबर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम आता है। ये कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी, जाकिर हुसैन साहब की। चौथा नंबर पे बीबी गिरी जी आते हैं। ये भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। पांचवें नंबर पर न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला, जो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे और कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य किया था इन्होंने। बीवी गिरी छठवें नंबर पे आते हैं। ये द्वितीय चक्र की मतगणना इनके समय में करानी पड़ी थी। सातवें नंबर पे फखरुद्दीन अली अहमद साहब आते हैं, जो कार्यकाल के दौरान इनकी डेथ हो गई थी। यानी कार्यकाल के दौरान डेथ होने वाले दो राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। अगला आठवां नंबर है बी.डी. जत्ती साहब का। ये तृतीय कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। नीलम संजीवन रेड्डी साहब का 9वां स्थान है और निर्विरोध निर्वाचित होना इनकी विशेषता है। 10वें नंबर पे ज्ञानी जैल सिंह हैं, जो जेवी वीटो का प्रयोग किया गया था इनके लिए। 11वें नंबर पे आर वेंकट रमन हैं और ये सर्वाधिक आयु के राष्ट्रपति थे। और 12वें नंबर पे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे, ठीक है, जो 4th PM के साथ कार्य किया इन्होंने, यानी 4 प्रधानमंत्रियों के साथ इनका काम करना इनकी विशेषता में आएगा। डॉक्टर के.आर. नारायण, जो प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। और अगला 14वां नंबर है APJ अब्दुल कलाम साहब का, जो मिसाइल वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं। 15वें नंबर पर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी हैं, जो प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। और 16वें नंबर पे प्रणब मुखर्जी साहब हैं। और 17वें नंबर पर रामनाथ कोविंद साहब हैं, जो द्वितीय दलित राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये इनकी विशेषता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। अगला है एक विधेयक बिल जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के पश्चात अधिनियम या एक्ट बनता है। अभी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। जब भारत के राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति जाहिर कर देते हैं तो वो एक्ट बन जाता है। किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना संवैधानिक अधिकार है। तो यह राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार है कि वह किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करे। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह के लिए बाध्य है। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 74 में इस बात का उल्लेख किया गया है। किस संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनर्विचार के पश्चात मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे। ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया है। अब इन दोनों पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए। 42वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। और 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कहा गया कि मंत्रिमंडल यदि राष्ट्रपति को कोई परामर्श देता है तो राष्ट्रपति एक बार उसको मंत्रिमंडल के पास पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं। लेकिन यदि मंत्रिमंडल द्वारा भले ही हूबहू तरीके से पुनः राष्ट्रपति को भेज दिया जाए अगर वो प्रस्ताव, तो राष्ट्रपति को उस परामर्श को मानना अनिवार्य हो जाता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई कि वह आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को प्रवर्तित यानी लागू कराने का अधिकार को निलंबित कर सकता है। तो वो है 359 के तहत। ठीक है, और 359 के तहत निलंबित तो हो सकता है भाग 3 के मूल अधिकार। लेकिन कल के लेक्चर में जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने इस बात का उल्लेख किया था कि अनुच्छेद 359 के तहत अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते हैं। ठीक है, इस बात को यहाँ रिकॉल करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की क्षमादान आदि की शक्ति एक न्यायिक शक्ति है। ठीक है, अभी हम लोगों ने विधायी शक्ति के बारे में पढ़ा, लेकिन यदि राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं तो ये उनकी न्यायिक शक्ति होगी। ठीक है, मैं बार बार इस बात का अपने वीडियो में या अपने जब भी लेक्चर्स जो भी होते हैं उसमें हम इस बात का बार बार उल्लेख करते हैं कि कभी भी प्रश्नों का रिवीजन करें या उसको पढ़ें तो जो पूर्व में उससे रिलेटेड जो भी शब्दावली का प्रयोग हुआ है उससे कोरिलेट जरूर करें। इससे क्या होता है, उस बिंदु पर उस कथन पर आपकी पकड़ आपकी समझ विकसित होती है और आपने जो पूर्व में फैक्ट पढ़ा है या जो भी आपने उससे संबंधित नियम पढ़े हैं वो आपको रिकॉल होता है। ठीक है, तो यानी कि आपका रिवीजन भी साथ साथ होता रहता है। अब आगे प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। तो अनुच्छेद 111 के तहत इसको रोक सकते हैं। अब राष्ट्रपति की जो राष्ट्रपति से संबंधित विशिष्ट तथ्य हैं उन पर जरा एक गौर कर लेते हैं। राष्ट्रपति 20 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति पद के 15वें चुनाव में श्री रामनाथ कोविंद को नया राष्ट्रपति चुना गया। 13वें राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाने वाली श्री प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में अंतःकरण की आवाज पर खुला मतदान हुआ था, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी वीवी गिरी ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नीलम संजीवन रेड्डी को पराजित किया था।
किस कब हुआ था ये? 1969 में। अगला प्रश्न पॉइंट है, नीलम संजीवन रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में बीबी गिरी डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण बने और एम हिदायतुल्ला बीबी गिरी के त्यागपत्र के कारण बने और बीडी जत्ती साहब फरुकुद्दीन अली अहमद जी की आकस्मिक मृत्यु के बाद राष्ट्रपति यानी कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त हुए। यानी एक बार और इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु के कारण बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बने। बीबी गिरी द्वारा त्यागपत्र दिया गया तो एम हिदायतुल्ला साहब कार्यवाहक राष्ट्रपति बने और फरुकुद्दीन अली अहमद साहब की मृत्यु के कारण बीडी जत्ती भारत के कार्यकारी राष्ट्रपति बने। अगला पॉइंट है, समान नागरिक संहिता को लेकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मध्य मतभेद पैदा हुआ था। कल हम लोगों ने समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल के तहत पढ़ा था? अनुच्छेद 44 के तहत पढ़ा था। सर्वाधिक राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मतभेद के कारण भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 से के संबंध में जेबी वीटो पावर का प्रयोग किया गया था। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि भारतीय डाक संशोधन अधिनियम 1986 को ज्ञानी जैल सिंह साहब ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी थे। भारत के मिसाइल मैन वैज्ञानिक राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने उच्चतम न्यायालय द्वारा सुझाए गए चुनाव सुधारों संबंधित विधेयक यानी लाभ के पद संबंधित विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु वापस किया था। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 62 तक और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यवाहक राष्ट्रपति को छोड़कर सबसे कम अवधि तक 1 वर्ष 11 दिन के लिए राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति पद के लिए अब तक कुल 15 चुनाव संपन्न हुए हैं। अतः श्री रामनाथ कोविंद क्रमांक के अनुसार 15वें राष्ट्रपति हैं, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे, अतः व्यक्ति के क्रम में वो 14वें राष्ट्रपति हैं। वैसे कार्यवाहक राष्ट्रपतियों को भी लिया जाए तो अब तक कुल 17 व्यक्तियों ने राष्ट्रपति के पद को धारण किया है। यानी ये अंतिम पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसमें 4 पॉइंट शामिल हैं। राष्ट्रपति के पद के लिए अब तक 15 चुनाव हो चुके हैं। रामनाथ कोविंद क्रमांक के अनुसार 15वें राष्ट्रपति हैं, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं, इसलिए व्यक्ति के क्रम में 14 नंबर आता है उनका। और यदि कार्यवाहक राष्ट्रपति को भी शामिल कर लिया जाए तो हमने अभी पिछले पॉइंट में पढ़ा है कि 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, तो उनको जोड़ दिया जाएगा तो कुल संख्या 17 की बनती है। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है, वो है नीलम संजीवन रेड्डी साहब का। सर्वसम्मति से अर्थात निर्विरोध चुने गए हैं नीलम संजीवन रेड्डी साहब। भारत के राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा गया, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वो है 147 अर्थात अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। भारत के राष्ट्रपति से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहे हैं? तो बीबी गिरी साहब, जो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, वो ट्रेड यूनियन से उनका संबंध है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के राष्ट्रपति में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन साहब को दार्शनिक राजा या दार्शनिक शासक के तौर पर जाना जाता है। काफी प्रचलित फैक्चुअल प्रश्न है। अधोलिखित की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो अनुच्छेद 324 में है, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। महान्यायवादी जो अनुच्छेद 76 में उल्लेखित है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो अनुच्छेद 148 में है यानी अनुच्छेद 148 में है, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। और वित्त आयोग जो अनुच्छेद 280 में शामिल हैं, वो उनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अगला प्रश्न है, किस वाद में न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि अनुच्छेद 74(2) के अधीन मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श जांच के परे है, किंतु जिन आधारों पर ऐसा परामर्श आधारित होता है वे परामर्श के भाग नहीं होते हैं, अतः उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो ये एसआर बॉम्बई बनाम भारत संघ के मैटर में ये बात कहा गया। भारत के संविधान में राष्ट्रपति का वही स्थान है जो इंग्लैंड के संविधान में वहां के सम्राट का है। वह राष्ट्र का प्रधान होता है, किंतु राष्ट्र का शासक नहीं होता है। सामान्यतः वह मंत्रिपरिषद की मंत्रणा से बाध्य होगा। वह इसकी सलाह के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता है और न वह उसकी सलाह के बिना ही कुछ कर सकता है। ये संविधान सभा में राष्ट्रपति की स्थिति पर उक्त कथन किसका था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का यह कथन था। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का सांविधिक
यह संवैधानिक प्रधान होता है और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में निहित है। ये राम जवाया बनाम भारत संघ के मैटर में कहा गया। राम जवाया बनाम भारत संघ के मैटर में क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है और वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल में निहित है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग अपने व्यक्तिगत समाधान पर करता है और उसके कार्यों का प्रयोजन नहीं किया जा सकता है। यह सरदारी लाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मैटर में कहा गया। क्या कहा गया? उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका की शक्ति का प्रयोग अपने व्यक्तिगत समाधान पर कर सकता है और उसके कार्यों का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अधीनस्थ न्यायालय में कार्यरत न्यायिक अफसर की नियुक्ति और पदच्युति करने की शक्ति कार्यपालिका शक्ति है, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति और राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकते हैं। तो ये शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य के वाद में कहा गया। अगला पॉइंट है उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। याद रखिएगा, इसी तरह कोरिलेट करेंगे आपको याद रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 63 में इस बात का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के माध्यम से होता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणी मत के अनुसार होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होते हैं। अब यहाँ डिफरेंस है, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। इसमें राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों का निर्वाचन में शामिल नहीं होते हैं। तो दोनों को अंतर करके आप समझेंगे तो कभी भी कथन टाइप के भी अगर प्रश्न बनेंगे तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो अमेरिका से लिया गया है। हमने सबसे पहले इस बात का उल्लेख कर दिया था। उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति की योग्यता क्या है? तो वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु कर लिया हो, वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है। अब वह लाभ का पद धारण नहीं करता है। अब एक चीज और यहां पर देख लीजिए, राष्ट्रपति के संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ा था कि वह लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, और जबकि उपराष्ट्रपति को कहा गया कि वह राज्यसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। वो उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का अध्यक्ष होते हैं, सभापति उनको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। प्रथम उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी कौन है? माननीय राष्ट्रपति महोदय। और द्वितीय कौन है? उपराष्ट्रपति। उसके पास अपने पद से जुड़ा कोई भी औपचारिक कार्य नहीं होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है या पदच्युत किया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। संविधान में उपराष्ट्रपति की पदावधि कितने वर्ष निर्धारित की गई है? तो 5 वर्ष है। उपराष्ट्रपति के पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा क्रमशः प्रस्तावित और अनुमोदित किया होना चाहिए? तो 20 मतदाताओं द्वारा, यानी 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित हो और 20 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो 4 लाख रुपए भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन है। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल का क्रम दिया हुआ है, तो कार्यकाल का क्रम आप लोग स्क्रीनशॉट लेके उपराष्ट्रपति के कर लीजिएगा। हम एक के बाद एक नाम का उल्लेख करते जा रहे हैं। सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। दूसरे नंबर पे डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। तीसरे नंबर पे वीवी गिरी है। चौथे उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक जी हैं। 5वें उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती साहब हैं। 6वें मोहम्मद हिदायतुल्ला हैं। 7वें उपराष्ट्रपति आर वेंकट रमन हैं। 8वें उपराष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हैं। 9वें KR नारायण हैं। 10वें कृष्णकांत हैं। 11वें भैरव सिंह शेखावत है और 12वें मोहम्मद हामिद अंसारी हैं और 13वें M वेंकैया नायडू हैं, जो 11 अगस्त 2017 से अब तक उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यरत हैं। गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्ला और भैरव सिंह शेखावत और हामिद अंसारी ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति नहीं चुने गए, यानी ये राष्ट्रपति नहीं बने। इसमें और नाम राष्ट्रपति बने हैं। जुलाई 2012 में संपन्न 14वें उपराष्ट्रपति चुनाव में मोहम्मद हामिद अंसारी को पुनः उपराष्ट्रपति चुना गया था। अतः व्यक्तिक्रम के अनुसार M वेंकैया नायडू 13वें राष्ट्रपति हैं। भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु
कार्यकाल के दौरान हो गई थी तो वो कृष्णकांत हैं, एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु, और 2 राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी और एकमात्र उपराष्ट्रपति कृष्णकांत साहब हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। उपराष्ट्रपति की पदच्युत से संबंध संकल्प को प्रस्तावित करने के लिए कितने दिन पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए? तो ये 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य हुए बिना ही कौन संसद की अध्यक्षता करते हैं? तो वो उपराष्ट्रपति राज्यसभा की संसद की अध्यक्षता करते हैं और वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र देंगे? तो वो राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देंगे। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्तावित किया जाता है तो केवल राज्यसभा में। राष्ट्रपति के लिए महाभियोग किसी भी सदन में आ सकता है, चाहे वो लोकसभा में आए चाहे राज्यसभा में आए, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाना होगा तो आप केवल राज्यसभा में लेके आएंगे। उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं उस पर चर्चा कर लें। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास राज्यसभा के संसद सदन के निर्वाचन की योग्यता होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का 5 वर्ष, बिल्कुल सही है। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है, ये भी सही है। कथन क्या है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हत हो, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, ये भी बात सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। इस प्रकार हमारा उपराष्ट्रपति तक का सेक्शन कंप्लीट हुआ। कल के लेक्चर में हम लोग संसद अर्थात पार्लियामेंट को प्रारंभ करेंगे। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो को कई बार चला के आप देखें, रिवीजन करते रहें, कंठस्थ करते रहें और एक दूसरे से कोरिलेट करके समझने की पढ़ने की जब कल आप लोग विकसित कर लेंगे तो आप लोगों का इंटरेस्ट भी जगेगा कि हाँ वहाँ मैंने ये पढ़ा था और आज मुझे ये चीज़ रिकॉल है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करें।